जरूरी है वो करना। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो देखिए कौटिल्य क्या कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो वर्गीकरण है युद्धों का, उनमें से कुछ वर्ग का सीधा संबंध आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कौटिल्य की जो अंतर्दृष्टि है इस विषय को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा कोई 21वीं सदी का विषय नहीं है। इस चीज को लेके मैं आपको सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भारतीय हैं उनमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रज्ञा आज से नहीं, कई हजारों वर्षों से है। और इसका पहला लिखित प्रमाण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। ये बात समझ में आया आपको? तो 4 प्रकार के युद्ध क्या है? तो पहला प्रकार तो आप अच्छे से जानते ही हैं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष युद्ध, या इसको सीधा युद्ध भी कहा जाता है, या इसको परोक्ष युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है इसको कहा जाता है अपरोक्ष। या छद्म युद्ध, इसको कहा जाता है डायरेक्ट वॉर। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट, या जैसा कि एक छात्र ने लिखा था, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी वॉर। और तीसरा है मूक युद्ध। इसको कहा जाता है साइलेंट वॉर। हाँ, इसको आप हिडन वॉर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ, एक जो है कोल्ड वॉर एक छात्रा ने लिखा है, उसको शीत युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, शीत युद्ध भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है अपरोक्ष का और मूक युद्ध का। ठीक है, और चौथा जो वर्ग है वो है, इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध। ठीक है, देखिए कौटिल्य का क्या मानना था। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा अभी क्या होता है, साइलेंट युद्ध क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। देखिए कौटिल्य का ये कहना था कि इनमें से सबसे बेहतरीन युद्ध कौन सा है, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो यहां पर मैं जो है ये कैरो बना रहा हूं रेड कलर में, ये आपको, तो कौटिल्य के अनुसार कौन सा युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो देखिए कौटिल्य कहते थे कि मनोवैज्ञानिक युद्ध ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो क्या आप सामान्य बुद्धि लगाकर बता सकते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक युद्ध से आप क्या समझते हैं?
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है? कुछ आइडिया है? एक छात्र ने लिखा है माइंड वॉश करना, ठीक है। मन से लड़ा जाए। एक छात्र का कहना है वैचारिक लड़ाई, ठीक है। विचारों का युद्ध। नहीं, आप में से किसी का भी उत्तर अभी तक सही नहीं है। सामान्य बुद्धि लगा के बताइए, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, एक छात्रा ने लिखा है उनके कमजोरी को शस्त्र बना के लड़ा जाए, ठीक है। हाँ, डर पैदा करना, बहुत अच्छे, ठीक है। कूटनीति। हाँ, कूटनीति के लिए भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कूटनीति का मतलब क्या होता है पता है आपको? कूटनीति का मतलब होता है डिप्लोमेसी। लेकिन कौटिल्य मानते थे, डिप्लोमेसी आप समझते होंगे आज की तारीख में डिप्लोमेसी कौन करता है? जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अधिकारी जाते हैं उनको डेप्यूट किया जाता है कि नहीं? जैसे आप जानते होंगे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? हाँ, जयशंकर, ठीक है। जयशंकर आईएफएस अधिकारी थे, अभी उनको मिनिस्टर बना दिया है कि नहीं? तो जब वो आईएफएस अधिकारी थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो वो जो काम करते थे उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है, उसको कूटनीति कहा जाता है। कूटनीति का मतलब होता है लड़े बिना, बातचीत से। कौटिल्य, देखिए एक और चीज मैं यहां पर लिखता हूं, एक स्लाइड ऐड करके, उसके बाद वापस इस स्लाइड पे आएंगे हम लोग। कौटिल्य का तरीका क्या था? उस तरीकों को बोला जाता है, 4 प्रकार के उपाय: साम, दाम, भेद, इसको दानम भी बोल सकते हैं, दान, भेद, दंड। साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है बैठकर बातचीत करना, बातचीत द्वारा किसी समस्या का हल खोजना, ताकि लड़ना ना पड़े, ठीक है ना। कौटिल्य देखिए व्यवहारिक थे, प्रैक्टिकल थे, लेकिन उसी व्यवहारिकता से उनमें इतनी भी बुद्धिमत्ता थी कि वो इस चीज को समझते थे कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो कोशिश ये करनी चाहिए युद्ध ना करना पड़े। बात समझे कि युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए, ना कि पहला रास्ता, ऐसा वो मानते थे। और अगर युद्ध करना पड़े तो जो 4 वर्गीकरण किया है युद्ध का, उसमें नीचे से ऊपर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ऐसा कौटिल्य मानते थे। वो क्यों मानते थे इसको समझिए कि वो भी इंसान थे और उनको पता था कि युद्ध में कितनी हानि होती है, जान माल की, लोग भी मारे जाते हैं, बहुत खून भी बहता है। इसलिए पहला ही सीधा युद्ध के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए। तो साम मतलब बातचीत के जरिए। ये बातचीत क्या है? ये डिप्लोमेसी है। लेकिन वो इतने भी व्यवहारिक थे कि उनका कहना था कि डिप्लोमेसी इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ वॉर। जैसे आज आप देखते हो ना कि बहुत से देशों के जो दूतावास हमारे यहाँ दिल्ली में हैं, और उनके एम्बेसडर एम्बेसी में डेपुट होते हैं, और भी बहुत सारा स्टाफ होता है। ऐसे ही हमारे भी आईएफएस अधिकारी बाहर गए हुए हैं एम्बेसडर के तौर पे या कंसलर के तौर पे, और भी बहुत सारी पोजीशन होती हैं, है कि नहीं? तो वो क्या बोलते थे कि
डिप्लोमेसी इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ वॉर। वो युद्ध का ही एक भाग है। वो इतने व्यवहारिक थे कि वो डिप्लोमेसी को भी युद्ध का भाग मानते थे। और एक और चीज वो बोलते थे कि जो ये एम्बेसी होती है ना, आप मुझे बताइएगा कि क्या आज भी जो बात उन्होंने आज से 2300 साल पहले बोली, क्या आज भी सत्य है? उनका कहना था कि ये जो एम्बेसी होती है, इनमें जो लोग डेप्यूट किए जाते हैं दूसरे देश द्वारा या दूसरे राजा द्वारा, वो जासूस होते हैं। वो कहते थे कि एम्बेसी जो है ना, वो इट इज डेन ऑफ स्पाइस। वो जासूसों का एक घर है, जासूसों का एक छत्ता है, ऐसा वो कहते थे। तो आज भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एम्बेसी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ये नहीं कि दूसरे देश करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो व्यवहारिक है, क्योंकि उसी से राज्य का समुचित संचालन किया जा सकता है, उसी से हम अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना? उसी से इंटेलिजेंस जनरेट होती है। जैसे पाकिस्तान भी इस चीज का आरोप हम पर लगाता रहता है कि जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते तालिबान आने से पहले बहुत गहरे थे। हालांकि हम तो 4 ही कंसुलेट वहां रन करते थे, लेकिन पाकिस्तान ये आरोप लगाता था कि हमारे 20 कंसुलेट चल रहे हैं बलूचिस्तान बॉर्डर पे, बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिससे हम बलूचिस्तान में जो है डिसरप्टिव एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। हालांकि 20 कंसुलेट तो नहीं है, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान को बोला था कि देखिए 20 कंसुलेट आप बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं हमारे कंसुलेट कहाँ है, आप बता दीजिए, एक ज्वाइंट टीम बना लेते हैं और 20 कंसुलेट ढूंढ के दे दीजिए, है कि नहीं? लेकिन ये आरोप तो लगते हैं। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है कि वहां की जो एम्बेसी और कंसुलेट्स में हम लोग ऐसे लोगों को भेजते थे जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे, क्योंकि हमें अपनी भी तो सुरक्षा करनी है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो बातचीत के जरिए, साम मतलब बातचीत से समस्या का समाधान। दान क्या होता है? दान होता है गिफ्ट देना, कोई चीज उपहार के रूप में दे देना। क्यों दे देना? कि भाई झगड़ा करने से अच्छा है कि कोई चीज ऐसे ही दे दी जाए, जिससे कि उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाए। हमने ऐसा किया है। देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसा द्वीप आप जानते हैं, उसका नाम बता सकते हैं, जो हमने श्रीलंका को 1970 के दशक में सरकार ने श्रीलंका को दे दिया? पढ़ा? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये मुझे खुशी है कि आपको पता है, कच्चा थी वो, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि हमने एक क्षेत्र जो हमारे कब्जे में था, लेकिन भूटान उस पे क्लेम कर रहा था, तो जो 1950 की संधि साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई भूटान के साथ, उसके बाद हमने वो एरिया भूटान को उपहार के रूप में दे दिया। उस एरिया का नाम आप जानते हैं? नहीं, डोलम नहीं, डोलम हमारा क्षेत्र नहीं है। डोलम का विवाद जो है वो भूटान और चीन के बीच में है। हाँ, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। रिकॉल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभ्यास नहीं किया है। जो 4 स्टेप आपको बताया उसका पालन आप करेंगे तो आप किसी भी विषय पे महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, एक छात्रा का प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या पता है कि भूटान को कुछ क्षेत्र हमने उपहार के रूप में दे दिया 1950 की जो ट्रीटी थी उसके साइन होने के बाद, ताकि हमारे और भूटान के बीच में किसी भी प्रकार की अविश्वास की भावना ना हो। भूटान जो है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। भूटान हमारे किसी हित को नुकसान ना पहुंचाए।
हाँ, उसको देवानगिरी का क्षेत्र कहते हैं। देवानगिरी का क्षेत्र हमने 1950 में भूटान को दे दिया था, संधि साइन होने के बाद। ठीक है? तो ये आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि भई ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि लड़ाई ना हो, मित्रता बनी रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें, आपके हितों की सुरक्षा होती रहे। ठीक है ना? इस तरह साम दान का ये उदाहरण था। भेद जो होता है, वो होता है दुश्मनों में आपस में वैमनस्य पैदा कर देना। भेद समझ में आया आपको? दुश्मनों में आपस में वैमन, ताकि वो एक दूसरे से ही लड़के मर जाए, एक दूसरे से लड़के ही एक दूसरे को कमजोर कर दे। ठीक है? हाँ, फूट डालना, भेद का मतलब तो फूट। और दंड होता है, अब दंड के कई तरीके होते हैं देखिए, लेकिन आप इसको मानिए कि दंड मतलब युद्ध करना। दंड का तरीका आज की तारीख में ये भी हो सकता है कि आप इकोनॉमिक बैकआउट कर दें। ठीक है, वो भी एक सॉफ्ट तरीका हो गया दंड देने का। हार्ड तरीका ये हो गया कि मिलिट्री अटैक कर दिया जाए। बात समझ में आई? तो उस समय जो है युद्ध ही हुआ करते थे, और उस युद्ध का वर्गीकरण कौटिल्य ने इस तरीके से किया। अब ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या होता है, साइकोलॉजिकल वॉर क्या होता है? साइकोलॉजिकल वॉर होता है जहां पर आप दुश्मन में इतना भय पैदा कर दो कि वो आपसे लड़ने की सोचे ही ना। आप युद्ध को लड़े बिना ही जीत जाओ, आपके दुश्मन में इतना भय हो आपके प्रति। बात समझ में आई? और वो भय कैसे पैदा किया जाए? वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास हथियार है, या वो भय पैदा किया जाता है सूचना तंत्र से। वो भय पैदा किया जाता है दुश्मन के मन में, उसका विल पावर तोड़ा जाता है। बात समझ में आई? वो कैसे? डिसइंफॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन से, सूचना तंत्र पे काबू पाकर उसके मन में एक बार ये व्याप्त हो जाए कि अगर युद्ध किया तो निश्चित तौर पे हानि हमारी ही होनी है कि नहीं? इसको आप अंग्रेजी में एक शब्द है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी काफी पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं डेटेरेंस। डेटेरेंस, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, अफवाह फैलाकर। बहुत अच्छा। एक छात्रा ने लिखा है, सिकंदर के सैनिकों में विष्णुगुप्त ने ऐसा ही किया था। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपने। ठीक है। हाँ, फेक न्यूज भी फैला सकते हैं, बिल्कुल। और मूक युद्ध क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। मूक युद्ध वो होता है, कौटिल्य ऐसे कहते हैं, जहां पर आपका दुश्मन आपको मित्र समझे, आप पर उसको शंका ही ना हो। अब देखिए, जो कौटिल्य ने शिक्षा दी वो भारत भी अभ्यास करता है, लेकिन भारत पर भी अभ्यास किया जाता है दूसरों द्वारा। तो इससे, इस अर्थशास्त्र से या कौटिल्य के वाक्यों से अंतर्दृष्टि मिलती है कि हमें किस प्रकार के आंतरिक खतरे झेलने पड़ सकते हैं या झेल रहे हैं। क्योंकि जो कौटिल्य ने कहा, हो सकता है कि दूसरा देश, चाहे उसमें चीन आ गया, चाहे उसमें पाकिस्तान आ गया, चाहे उसमें अमेरिका आ गया या रशिया आ गया, उन्होंने उसका अभ्यास किया हो भारत के ऊपर ही। ये बात समझ में आई आपको? मूक युद्ध का मतलब यह होता है कि देखिए, कौटिल्य क्या कहते थे, इसको ध्यान से समझिए। मूक युद्ध तब आपको अच्छे से समझ आएगा। कौटिल्य कहते थे, नेवर हेट योर एनिमी। आपको अपने दुश्मन से घृणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे प्रेम होना चाहिए, उसके समीप रहना चाहिए। उसके जितना ज्यादा नजदीक आप रहोगे दुश्मन के, उतना बेहतर तरीके से आप दुश्मन को समझोगे। और कौटिल्य का मानना था कि जितना बेहतर आप दुश्मन को समझते होगे, उतना आसान होगा उसे, उसका समूल नाश करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए कहते थे, कौटिल्य कहते थे कि
ऐसा राजा मूर्ख होगा जो अपने शत्रु से घृणा करता होगा, क्योंकि घृणा से डिस्टेंस आ जाता है, और जहां पर डिस्टेंस होगा वहां पर आप अपने शत्रु को समझ नहीं पाओगे। ये बात समझ में आई आपको? चाइना के एक जो है सामरिक विचारक, स्ट्रेटेजिक थिंकर हुए, जिन्होंने कहा कि अगर आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं और दुश्मन को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो एक भी युद्ध आप हारेंगे नहीं। क्या आप बता सकते हैं उन विचारक का नाम? नहीं, ये बात कन्फ्यूशियस ने नहीं बोली थी। कन्फ्यूशियस तो एक नैतिक विचारक थे, लाओ त्से ने नहीं कही थी ये बात। सामरिक विचारक की बात कर रहा हूं, तो सीधा आपके मन में नाम आ जाना चाहिए। अरस्तु कहां पहुंच गए आप? अरस्तु चाइनीज विचारक थोड़ी ना थे। गुड, एक छात्र ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है, सुनजू। बिल्कुल, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर आप दुश्मन को समझते हैं अच्छे से और आप खुद को समझते हैं, तो ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिससे आपको घबराने की जरूरत है। हर युद्ध आप जीतेंगे ही। और यही बात कौटिल्य कहते हैं अर्थशास्त्र में। कहते हैं कि अपने दुश्मन के नजदीक रहो, उसको समझो, उसको पहचानो, गहराई से समझने की कोशिश करो। अगर अपने दुश्मन को तुम समझते होगे तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप उसका नाश निश्चित कर लोगे, और वो भी समूल नाश। कौटिल्य जो है आधे नाश में विश्वास नहीं रखते थे। कौटिल्य एक ऐसे व्यवहारिक विचारक थे जो ये मानते थे कि दुश्मन का समूल नाश होना चाहिए ताकि वो दोबारा अपना सर खड़ा ना कर सके। बात समझ में आई? ठीक है। तो मूक युद्ध का मतलब होता है कि आपका दुश्मन आपको अपना दोस्त समझे और आप पीठ पीछे उसको नुकसान पहुंचाओ। किस तरीके से? ऐसे लोगों की हत्या करवा दो। तो आपसे अगर मैं पूछूं, क्या 21वीं सदी में हम देखते हैं कि असैसिनेशन किए जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा? हाल ही में आपने अखबारों में ये न्यूज पढ़ी होगी कि कनाडा में भी कुछ अज्ञात लोगों ने, पाकिस्तान में भी कुछ अज्ञात लोगों ने, जो हमारे देश में मोस्ट वांटेड वर्ग के आतंकवादी माने जाते थे, उनकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। असैसिनेशन, असैसिनेशन इसका बहुत सटीक उदाहरण है मूक युद्ध का, कि जहां पर कोई युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन आप जितने भी दुश्मन हैं उसको चुपचाप खत्म करते जा रहे हैं। समझ में आया? और अपरोक्ष और छद्म युद्ध क्या होता है? उसमें आप खुद नहीं लड़ते हैं, बल्कि उनको अपने ही लोगों से लड़वा देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कश्मीर में अपरोक्ष युद्ध पाकिस्तान करता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट युद्ध नहीं है। और कश्मीर में हम क्या समस्या झेल रहे हैं, या जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर, या आप देखिए माओवादी और नक्सलवादी भी, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। उन्हीं को हथियार दे दिए जाते हैं, उन्हीं को विचारधारा दे दी जाती है, उन्हीं का माइंड वॉश कर दिया जाता है, और उन्हीं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमारे ही विरुद्ध। है कि नहीं? बात समझ में आई? और प्रत्यक्ष युद्ध के बारे में आप जानते ही हैं, जो 1965 1971 में हुआ। तो ये जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले होते हैं, वो इन 3 युद्धों के संदर्भ में होते हैं। डायरेक्ट युद्ध हो गया तो वो तो भारी मामला हो गया, है कि नहीं? एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसको बोला जाएगा। ठीक है। एक बात और समझिए कि ये जो 3 वर्गीकरण है नीचे के, उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको इसका संबंध आंतरिक सुरक्षा से कैसे है ये भी समझ आया होगा, है कि नहीं? जैसे ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऐसा नेता है या सरकार में कोई ऐसा अधिकारी है जो आंतरिक सुरक्षा को लेके बड़ा संवेदनशील है, अच्छे काम कर रहा है,
देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी खतरा होता है। इसके मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। आपने नंबी नारायण साइंटिस्ट का नाम सुना है? नंबी नारायण। नंबी नारायण और डी शशि कुमार, ये 2 वैज्ञानिक, इनको गलत तरीके से फंसा दिया गया। ये दोनों वैज्ञानिक हमारे चोटी के वैज्ञानिक थे। कहा जाता है कि इसमें सीआईए का भी हाथ था। 1990 के दशक में भारत को सोवियत यूनियन ने जो वादा किया था, 1991 में सोवियत यूनियन का तो विघटन हो गया था, लेकिन उसके किए हुए वादे रशिया को पूरे करने थे। और रशिया ने भारत को यह वादा किया था कि हम आपको, अगर आपको ये टर्म पता है तो, हाँ, रॉकेटरी जो मूवी आई है बिल्कुल इसी पर है। क्रायोजेनिक इंजन बोला जाता है, वो तकनीक जो है बहुत ही उन्नत तकनीक है। उससे बहुत हैवी रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। उससे जो है हैवी सैटेलाइट प्रस्थापित की जाती हैं। अमेरिका नहीं चाहता था कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमें मिले। रशिया पे उसने काफी दबाव भी डाला। तो नंबी नारायण और डी शशि कुमार जो है वो क्रायोजेनिक तकनीक पर काम कर रहे वैज्ञानिक थे। बाद में जो गलत तरीके से क्रिमिनल केसेस और उनके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप लगाया गया और उनको टॉर्चर किया गया। अंततः उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। ऐसा भी सुनने में आता है कि हमारे जो कई वैज्ञानिक हैं, वो संदिग्ध अवस्था में मरे भी मिले हैं, है कि नहीं? तो ये जो बाहर की जो एजेंसियां होती हैं, ये हमेशा इस ताक में रहती हैं कि जो भी व्यक्ति सक्षम है किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन व्यक्तियों की हत्या ही कर दी जाए। तो इस प्रकार का साइलेंट वॉर, आप जरा कल्पना कीजिए कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते सन 2000 से अच्छे ही हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पे हम पूरा विश्वास कर लें। ये बात समझ में आई? क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना और इंडिया जो है वो आगे बढ़े। वो तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट स्थिति यही है कि वो आपस में लड़के मर जाए, आपस में लड़के कमजोर हो जाए, ताकि जो यूनाइटेड स्टेट्स की का एकाधिकार है पूरे संसार पे, है कि नहीं, वो बना रहे। ठीक है? तो ये युद्ध आपको अगर समझ में आए हैं, तो हम इस विषय की और चर्चा करते हैं। देखिए, जो 4 वर्गीकरण है जो कौटिल्य ने दिए दिए तो 2300 साल पहले, लेकिन आज भी ये जितना वर्गीकरण है ये लागू है। क्या आप बता सकते हैं, इसका उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आंतरिक स्रोतों से भारत को क्या-क्या खतरे हैं? माओवाद का खतरा है, वेरी गुड, ठीक है। नारकोटिक्स का, देखिए एक छात्रा ने नारकोटिक्स का लिखा है, इसका मैं आपको चर्चा करेंगे इसकी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है ना, वो आतंकवाद से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। उसकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आप सही हैं कि नारकोटिक्स भी एक प्रकार का आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। नक्सलवाद, ठीक है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है। हम्म ठीक है, गृह युद्ध का भी जो खतरा है वो आंतरिक स्रोतों से माना जाएगा, ठीक है। आतंकवाद भी आप कह सकते हैं। आतंकवाद को आप दोनों कैटेगरी में डाल सकते हैं, बल्कि 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। देखिए, आप लेट हैं, जल्दी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाती हैं तो फिर आगे की चीजें समझनी मुश्किल हो जाती हैं। उग्रवाद, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है वो, इलीगल इमिग्रेशन की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, कम्युनल वायलेंस भी एक छात्र ने लिखा है, ठीक है। उसको भी किस, हालांकि आंतरिक सुरक्षा से
सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से निश्चित तौर पे संबंध है। हाँ, खुफिया एजेंसियों की जो गतिविधियां हैं, लेकिन वो तो बाहरी स्रोत से हुआ ना। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, कौटिल्य क्या कहते हैं कि अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो कि भाई इन खतरों में से किस खतरे से पहले निपटा जाए, बाहरी खतरे से पहले निपटा जाए या आंतरिक खतरे से पहले निपटा जाए, तो कौटिल्य कहते हैं कि आंतरिक खतरा एक सांप की तरह होता है जो एक अंधेरे कमरे में घूम रहा है, किसी भी वक्त आपको डस सकता है। इसीलिए पहली प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? जो आंतरिक स्रोतों से खतरे पनपते हैं। आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोला जाएगा, कानून के दायरे से बाहर हत्या की, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन कौटिल्य ये कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है कि उसने राज्य के विरुद्ध या राजा के विरुद्ध द्रोह करने की कोशिश की है, गद्दारी करने की कोशिश की है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके लिए सजा मृत्यु दंड ही है, ऐसा कौटिल्य मानते थे। आज के संदर्भ में उसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज बदलता है, उसके मूल्य भी बदलते हैं। लेकिन ऐसा कौटिल्य मानते थे कि वो इतना बड़ा खतरा है, वो एक सांप जैसा खतरा है, वो किसी भी वक्त आपको डस सकता है। ठीक है। गुरिल्ला युद्ध के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक प्रश्न है छात्रा का कि सर, गुरिल्ला युद्ध के बारे में बताइए। गुरिल्ला युद्ध की चर्चा जब माओवाद की चर्चा करूंगा उस समय बताऊंगा मैं। इसका एक उदाहरण तो मैंने आपको माओवाद बताया, लेकिन अफगानिस्तान से भी आप देखिए, 1980 के दशक में आपको पता है कि सोवियत रूस जो है वो 10 साल अफगानिस्तान में रहा, और जो अफगानी थे उन्होंने उनके विरुद्ध, रशियंस के विरुद्ध हथियार अमेरिका ने दिए थे, पैसा सऊदी अरेबिया ने दिया था, लेकिन लड़े तो वो खुद ही थे। तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया था। तो ऐसा कहते हैं कि जब सोवियत रूस अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा था, तो उस समय उनका जो कमांडर था उसने एक वक्तव्य दिया था छोड़ते हुए। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारी सेना मौजूद है, एक एक इंच पर हमारी सेना मौजूद है, लेकिन अफगानिस्तान का कोई हिस्सा काबू में नहीं। गुरिल्ला युद्ध का प्रकार ऐसा होता है। आप इसका एक उदाहरण देखो कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका है वो 20 साल तक रहा। जानते हैं ना आप, 2001 में उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो 2021 में तालिबान पावर में आ गया। लगभग 20 वर्ष वो रहे, लेकिन इस गुरिल्ला युद्ध पे काबू नहीं पा पाए। क्या हम नक्सलवाद और माओवाद पे पूर्ण रूप से काबू पा सके हैं? क्या हम कह सकते हैं कि माओवाद या नक्सलवाद का खतरा पूरा मिट गया है कि नहीं? नहीं कह सकते। तो ये सब गुरिल्ला युद्ध के कारण ही है। गुरिल्ला युद्ध में जो दुश्मन होता है वो आपके ही समाज में छुपा होता है, और उस दुश्मन को समाज से भेद कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो भेद हो नहीं पाता। कारण क्या है? वो आपके अपने ही लोग हैं, वो वैसे ही दिखते हैं। गुरिल्ला युद्ध होता है जब आप छुप के वार करते हैं, वार करके फिर छुप जाते हैं। और इसके लिए टेरेन कैसा चुना जाता है? टेरेन चुना जाता है पहाड़ी, या तो पहाड़ी हो, जैसे कि अफगानिस्तान का जो टेरेन है वो पहाड़ी है, या जंगली क्षेत्र हो, जंगल क्षेत्र हो, जहां पर भागकर छुपना बड़ा आसान हो, जहां पर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो। तो ऐसी जगह जो है गुरिल्ला युद्ध किया जाता है। छत्रपति शिवाजी भी इसके लिए माने जाते हैं। बिल्कुल, एकदम सही जवाब है इसका। बहुत अच्छे। हाँ, मूवियों से आप काफी कुछ सीखते हैं, मैंने देखा है। मूवियों का उदाहरण आप देते ही रहते हैं। अच्छी बात है, किसी भी स्रोत से अच्छी चीजें सीखी जानी चाहिए।
ठीक है। जो छात्र होता है ना, उसे मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं। जहां भी बैठो वहां जख्मों को कुरेद दो, मक्खी का काम होता है। और मधुमक्खी का क्या काम होता है कि वो जंगली फूल पे भी बैठती है, तो वहां से भी अमृत ले आती है कि नहीं? तो हर स्रोत से आप कुछ पॉजिटिव सीखें, कम से कम। बहुत नेगेटिव स्रोत है तो उससे यही सीखें कि किस किस चीज से बचना है, तो हर चीज से आप सीख सकते हैं। देखिए, कौटिल्य के विचार पढ़ते हैं। हाँ, चाणक्य ही कौटिल्य हैं। ठीक है, हम उनके इतिहास के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, सिर्फ आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, कौटिल्य क्या कहते हैं, किसी भी राज्य के लिए आंतरिक खतरे घर में छिपे हुए सांप की तरह बाह्य खतरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु भीतर छुपा शत्रु है कि नहीं? और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो आंतरिक शत्रु होता है, जो अपने घर में ही शत्रु होता है, वो सर्प की तरह होता है। वो कभी भी डंक मार सकता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ठीक है। और इसका हमने एक पहलू ये भी देखा, जो एक छात्र ने बताया कि जो अंदर शत्रु होता है वो हम जैसी भाषा बोलता है, हम जैसे ही वस्त्र पहनता है, हमारे जैसा ही उसका रूपरेखा है, हमारे कल्चर को बहुत अच्छे से वो समझता है। आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये शत्रु है, उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये शत्रु है। अब चाइनीज और पाकिस्तानी को तो हम जानते हैं। ये नहीं कि मैं, अब आंतरिक सुरक्षा की बात चल रही है तो हमें ये भी बोलना पड़ता है कि भाई पाकिस्तान बाहर का शत्रु है। हमारी तो विचारधारा ही वसुधैव कुटुंबकम की है। पूरे संसार को हम परिवार मानते हैं, उसमें पाकिस्तान को भी परिवार ही मानते हैं, लेकिन परिवार में एक दो सदस्य आप जानते हैं खराब निकल आते हैं, है कि नहीं? वही स्थिति है। तो ऐसा नहीं कि उसे परिवार नहीं मानते, हाँ वो हमें परिवार नहीं मानता, वो एक अलग बात है, उनमें समस्या है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा की चर्चा चले, बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे में भेद करते वक्त यह उदाहरण दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान बाहर का शत्रु है, उसको पहचानना बहुत आसान है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, आपके प्रश्न जो है मुझे दिखते रहे। ये विंडो क्लोज हो गई थी। देखिए, छत्रपति शिवाजी क्या कहते हैं। जैसे कि एक छात्रा ने बताया कि छत्रपति शिवाजी भी गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं, छापामार युद्ध के लिए जाने जाते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आप नोट करेंगे कि उनका ध्यान तटीय सुरक्षा पर भी था। आपके सिलेबस में कोस्टल सिक्योरिटी भी से भी प्रश्न आते हैं। आपको एक बात मैं महत्वपूर्ण बता दूं इस आंतरिक सुरक्षा विषय को लेके, जो आपको जानकर अच्छी भी लगेगी। पेपर 3 में आप 3 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष। और ये विषय बहुत छोटा है। अगर आपने इस पे निपुणता हासिल कर ली तो 3-4 प्रश्न तो पेपर 3 के आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे, बहुत आसानी से। बात समझ में आई?
इसीलिए इस लेक्चर को जो है रेगुलर अटेंड कीजिएगा। कोई भी चीज़ छूटे ना, आपके जो प्रश्न आए वो प्रश्न आप कर सकते हैं, उसका समाधान निदान करने की कोशिश करूँगा अपनी बुद्धि अनुसार, है कि नहीं? और शिक्षक भी जो है वो देखिए भगवान नहीं होता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे किसी विषय के बारे में सब जानकारी है। आप स्पेशलिस्ट के पास भी जाएँगे, आप हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछेंगे कि आपने क्या हार्ट के बारे में सब कुछ जान लिया है? बुद्धिमान अगर होगा व्यक्ति, अगर उसके अंदर अभिमान नहीं होगा, तो वो निश्चित तौर पे कहेगा कि नहीं, मैं सब नहीं जानता हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है जानना, और इसीलिए हार्ट के ऊपर रिसर्च चालू है। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास या ब्रेन सर्जन के पास जाएँगे, उससे पूछेंगे कि ब्रेन के बारे में आपने सब जान लिया है क्या? तो वो भी कभी ऐसा नहीं बोलेगा। ये क्लेम कभी नहीं करूँगा कि एक विषय पे मेरी ऐसी जानकारी है कि कुछ भी छूटा नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपके प्रश्न का निदान करने में मैं तुरंत असफल रहूँ, लेकिन निश्चित तौर पे उसका उत्तर पता करके मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊँगा। शिक्षक भी एक मनुष्य है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि आपके लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके मन में जितने भी प्रश्न खड़े होंगे, उसका निदान मैं तुरंत कर सकता हूँ। जो प्रश्न एक आध बच जाता है, नहीं कर पाता हूँ, तो उसका निदान भी आपको दिया जाएगा। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी को उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए जाना जाता था। उन्हें अपने राज्य के भूगोल की बहुत अच्छी जानकारी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भूगोल की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके भूगोल की जानकारी दुश्मन को बहुत अच्छे से है, तो आपको उस एक कारण के बल पे आपको परास्त कर देगा। और इसका मैं आपको उदाहरण अपने ही देश से देता हूँ। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद और माओवाद पे काबू पाना क्यों मुश्किल हो रहा है? जब माओवाद और नक्सलवाद जब पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको और विस्तार से ये चीज़ बताऊँगा। लेकिन एक कारण ये पाया गया है कि जो एजेंसियाँ वहाँ डेप्यूट की जाती हैं, जिन पैरामिलिट्री के सोल्जर्स को वहाँ लड़ने के लिए भेजा जाता है, उनकी उस टेरेन को लेके जानकारी कम होती है, बजाय अगर आप तुलना करें तो उस गुरिल्ला जो माओवादी है, उसकी तुलना में। और ये कई बार चीज़ देखी गई है। ऐसा कहते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड में जो, क्योंकि गुरिल्ला तो उसी क्षेत्र से आता है, उसी क्षेत्र में पैदा हुआ होता है, एक-एक चप्पे के बारे में वो जानता होता है। उसकी जानकारी के तुलना में जो सुरक्षा बल होते हैं, उनकी जानकारी कम होती है, जिसके कारण से वो ट्रैप में पड़ जाते हैं। मैं आपको इसके उदाहरण भी दूँगा, जैसे 2010 में एक एम्बुश हुआ था, जिसमें 60-70 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। वो एम्बुश क्यों हुआ? क्या कारण है उसके पीछे? तो उसकी केस स्टडी भी हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ, फॉरेस्ट एरिया है। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए पंजाब से कोई गया है वहाँ पर। अब पंजाब में ना तो पहाड़ है, ना जंगल है, भई वहाँ तो खेत ही खेत हैं। अब जो पंजाब में पैदा हुआ होगा, वहीं पर पला-बड़ा होगा, तो वहाँ के क्षेत्र के बारे में तो उसको पूरी जानकारी है। लेकिन अब वो सीआरपीएफ में डेप्यूट हो गया, उसकी कुछ ट्रेनिंग की, 9-10 महीने की, 1 साल की, और उस ट्रेनिंग के बाद उसको छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे क्षेत्र में भेज दिया, है कि नहीं? अब छत्रपति शिवाजी जो है वो इतने सफल कैसे हुए? क्योंकि वो अपनी हथेली की तरह उस क्षेत्र को जानते थे, इसीलिए छापामारी युद्ध कर भी पाते थे, इसीलिए सब उनसे डरते भी थे, है कि नहीं? और आपका दुश्मन अगर आपके भूगोल के बारे में ज्यादा जानता होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है? तो वह एक अच्छी नौसेना और तटीय किला जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आदि के महत्व को भी जानते थे, और इसलिए अपने क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों की रक्षा के लिए तटीय सुरक्षा के महत्व को अच्छे से समझते थे। जब हम सीमा सुरक्षा की बात करेंगे, तो उस समय तटीय सीमा की भी बात होगी। हमारी तटीय सीमा भी कोई छोटी नहीं है, बहुत लंबी तटीय सीमा है।
और जो जमीनी सीमा है, उसकी कैसे सुरक्षा की जाए, वो भी आपके सिलेबस में है, उसकी भी चर्चा मैं विस्तार से करूँगा। देखिए, मार्कस सिसरो का विचार पढ़िए, तो आपको इस विषय के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि ज़रूर मिलेगी। एक राष्ट्र अपने मूर्खों और यहाँ तक कि महत्वाकांक्षियों को भी झेल सकता है, लेकिन भीतर के देशद्रोहियों से नहीं बच सकता। देशद्रोही राष्ट्र की आत्मा को सड़ा देते हैं। वे गुप्त और अज्ञात रूप से राष्ट्र के स्तंभों को कमजोर करने का काम करते हैं और राजनीतिक माहौल का दुष्प्रचार फैला कर संशय नामक बीमारी से संक्रमित कर देते हैं, ताकि देशद्रोहियों की गतिविधियों का विरोध ही ना हो सके, भेद ही ना कर पाए, है कि नहीं? तो ये मार्कस सिसरो का विचार है, ये सुन त्जू का विचार है। यदि आप दुश्मन को अच्छे से समझते हैं और अपने आप स्वयं को जानते हैं, तो आपको 100 युद्धों के परिणाम की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जीत निश्चित होगी। मैं आपको ये चीज बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के एक्सपर्ट चीन में ऐसे हैं जो काशी में भी ना मिले। मैं शायद अतिशोक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूं, निश्चित तौर पे काशी में संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये अतिशोक्ति का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो आपकी संस्कृति को, आपके कल्चर को, आपकी फिलॉसफी को इतनी गहराई से पढ़ते हैं जो चीनी है। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए नहीं कि वो ऐसा समझते हैं कि इनकी संस्कृति हमसे बेहतर है ना, वो जानना चाहते हैं आपके सोचने का तरीका, क्योंकि वो तो हमें दुश्मन के रूप में ही देखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आई? तो जो सुंजू की विचार हैं, उनके ऊपर जो चीन के नेता हैं वो उसका पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ब्रिगेड बनाई हुई है कि भाई समझो भारत के लोग कैसे सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। कौटिल्य को भी पढ़ते हैं, हमारे शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, भारत की जनता की क्या विश्वास या अंधविश्वास है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी त्योहार होता है, दीपावली आती है तो चाइनीज प्रोडक्ट आ जाते हैं, रामचंद्र और हनुमान की मूर्तियां आ जाती हैं चाइना में बनी हुई, है कि नहीं? तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां पर कार्तिकेय की तस्वीरें मिल जाएंगी चाइना में बनी हुई। क्यों? उन्हें पता है कि कौन सी चीज कहाँ भेजनी है, उन्हें पता है कि इनकी क्या आस्थाएं हैं, इनको उनको पता है ये सारी चीजें, इस वजह से उसका वो लाभ उठा पाते हैं। ठीक है। देखिए, दो आयामों की चर्चा मैंने आपको कर दी है। एक आयाम होता है आंतरिक सुरक्षा का और एक होता है बाह्य सुरक्षा का। हाँ, इसका एक आप वर्गीकरण ये भी कर सकते हैं कि जैसे आंतरिक सुरक्षा का एक तो होता है शुद्ध आंतरिक सुरक्षा का मामला, जिसमें बाहरी कोई एलिमेंट का कोई रोल नहीं है। जैसे यहां पर ही लोग भड़क जाएं, बाहर से उनका कोई रिश्ता नाता ना हो, लेकिन यहीं से एक विचार फैलने लगे कि हमें तो जो है इस देश से अलग होना है कि नहीं? तो एक होता है शुद्ध आंतरिक और एक होता है जो बाहरी तत्वों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन वो आंतरिक सुरक्षा का इशू बना हुआ है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, अभी तो हालांकि हमारे गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कुछ साल पहले कि चीन का कोई खास रोल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, हो सकता हो, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। लेकिन आप 1970 के दशक में जाइए, जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के साथ हमारे 5 साल तक अच्छे रिश्ते थे, तो बांग्लादेश ने किसी भी उत्तर पूर्वी राज्यों के इंसर्जेंट को वहां पर, उनके उग्रवादियों को वहां पर रहने की अनुमति नहीं दी। तो सारे उग्रवादी जो है वो चीन चले गए। चीन ने उनको पैसा भी दिया, चीन ने उनको हथियार भी दिया, विचारधारा भी दी,
उनके संगठनों के आप नाम देखोगे तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उससे प्रेरित दिखेंगे आपको, है कि नहीं? कुछ संगठनों के तो नाम ही, जैसे एक संगठन है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। अब पीएलए तो चीन की जो आधिकारिक आर्मी है उसका नाम है, तो उससे प्रेरित है। तो ऐसे खतरों को क्या बोला जाएगा? बाहरी सहायता प्राप्त आंतरिक सुरक्षा को खतरा, या आंतरिक तत्वों से खतरा। ऐसा ही मामला जो है कश्मीर आतंकवाद का भी आप कह सकते हैं। हाँ, इन सब चीजों की चर्चा होगी, आप चिंता ना करें। उग्रवाद क्या है ये भी बताया जाएगा। आतंकवाद की जब चर्चा होगी तो इन सब टर्म्स के बीच में आपको भेद बताऊंगा मैं, ठीक है? एक प्रश्न है एक छात्र का कि सर हमारे यहाँ पर क्या मंडरिन पढ़ते हैं? निश्चित तौर पे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मंडरिन में पीएचडी भी की जाती है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि भई चीन आपको बहुत गहराई से पढ़ रहा है या भारत चीन को बहुत गहराई से पढ़ रहा है, तो तुलनात्मक अध्ययन में ऐसा माना जाता है कि चीन शायद हमें ज़्यादा गहराई से पढ़ रहा है। ठीक है ना? भई आपका प्रश्न पूछिए आप। आपका भी क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन का भी निदान किया जाएगा। आप अपना प्रश्न रखिए। देखिए, तो ये आपको आयाम अच्छे से समझ आया ना कि आंतरिक सुरक्षा के क्या आयाम? तो हमारे यहाँ आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्या-क्या मुद्दे हैं? तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, माओवाद, नक्सलवाद, कश्मीर आतंकवाद, ठीक है? एक सामान्य आतंकवाद, सिर्फ कश्मीर में ही आतंकवाद नहीं चल रहा, बल्कि आप टेररिस्ट अटैक पूरे भारत में देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो समस्याएं हैं, ठीक है, ये भी आंतरिक सुरक्षा का मामला है। कुछ जो आईएफएस के क्या काम होते हैं? देखिए, एक एक बात समझिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको बड़ी जिज्ञासा होगी कई चीज़ों की, और शिक्षक सामने होता है तो छात्र का यही एक कोशिश रहती है कि भई अभी सामने खड़े हैं, इनसे तो हर प्रश्न पूछ लिया जाए। लेकिन संबंधित प्रश्न पूछें। ये नहीं कि मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। दे सकता हूँ, लेकिन वो समय का, वो और किसी विषय में उसकी चर्चा तो होनी ही है कि नहीं? तो इस विषय की चर्चा करेंगे तो उससे आपको लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। और बाह्य सुरक्षा जो है, उसके उस आयाम की भी मैंने चर्चा की कि आपसे अगर मैं पूछूं कि बाह्य सुरक्षा को खतरा हमें किस-किस से है? नहीं, समय का अभाव तो नहीं है, लेकिन जिस विषय की चर्चा चल रही है उसकी चर्चा अगर हम करेंगे तो उस विषय को हम गहराई से समझ पाएँगे। अगर दूसरे विषय की मैं चर्चा कर दूँगा तो उस विषय की तो उसका टीचर करने ही वाला है, तो फिर ये विषय आपका रह जाएगा। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा इसका सही उत्तर दिया है। जैसे पाकिस्तान से और चाइना से हमें बाह्य सुरक्षा को खतरा है। ठीक है। तो आप ये दोनों आयाम अच्छे से समझे होंगे। देखिए, आंतरिक सुरक्षा की आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए तो आंतरिक सुरक्षा की ये परिभाषा है। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है राष्ट्र और उसमें रह रहे नागरिकों के हितों की आंतरिक अराजक तत्वों से रक्षा हेतु उठाए गए यथार्थवादी कदम और बनाई गई नीतियां। ठीक है? यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल। यहां पर हम नैतिकता की दृष्टि से नहीं देखते इसको। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई आईपीएस अधिकारी जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारी एजेंसी है, रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके शीर्ष पद पे अगर बिठाया गया है, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? नैतिकता की, या वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि माने और उसकी रक्षा करे? किसको आप मानेंगे? जी बिल्कुल, राष्ट्र हित को वो। तो देखिए, राष्ट्र हित में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बहुत सारे अनैतिक काम भी करती हैं।
और ये सिर्फ हमारी एजेंसियां नहीं करती हैं, ये सारी एजेंसियां करती है, क्योंकि राज्य का संचालन ही इसी तरीके से हो पाता है। अन्यथा राज्य का संचालन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? लेकिन कोई भी इस चीज को स्वीकारेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। करते सारे राष्ट्र हैं, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से, परोक्ष रूप से आपको, प्रत्यक्ष रूप से आके ये नहीं कहेगा कि हाँ हमने ये किडनैपिंग करी, राष्ट्रहित में करी। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना? या हमने उसकी हत्या करी, राष्ट्रहित में करी। अब हत्या करना तो अनैतिक ही है, ये तो आप जानते होंगे ना, ठीक है? एक छात्रा का शिकायत है कि सर मैंने भेजा आपको क्वेश्चन, अब तो जवाब दीजिए, हमें आपका प्रश्न दिखाई नहीं दिया। देखिए यहाँ पर जो है रील चलती रहती है, मुझे पढ़ाना भी होता है, लिखना भी होता है, तो आपके प्रश्न जो है वो ऊपर चले जाते हैं। एक प्रश्न है छात्र का कि सर नैतिक मुद्दों को जानने के बाद, देखिए जब आप एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, नैतिकता के विषय में बड़ी डिटेल में चर्चा होती है। कुछ लोग कर्तव्यवाद को मानते हैं, कुछ लोग परिणामवाद को मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी अंत की प्राप्ति के लिए कोई भी माध्यम चुना जा सकता है, वो माध्यम अनैतिक भी हो सकता है, वो उस चीज को सही मानते हैं। तो इस पे अलग अलग विचार हैं, ठीक है? और ये चर्चा एथिक्स की क्लास में बहुत डिटेल में की जाती है। आपने अगर एथिक्स की क्लास नहीं अटेंड किया, आगे आपकी एथिक्स की क्लास आएगी तो उसमें आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपको ये जो लग रहा है ना कि ये चीज अनैतिक है, और अनैतिक जानते हुए भी मैं उसको कैसे करूं, तो ये आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब पता नहीं आप में से कितनों ने एथिक्स का लेक्चर अटेंड किया हुआ है, उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा की जाती है इस चीज की, ठीक है? वहां पर आपके सारी दुविधाएं क्लियर हो जाती हैं कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। ठीक है। देखिए आंतरिक सुरक्षा क्यों अधिक महत्वपूर्ण है बाह्य सुरक्षा की तुलना में, तो इसके कारण की चर्चा हम कर चुके हैं, तो अब इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अराजक तत्व क्या होता है? अराजक तत्व वे होते हैं जो समाज में अस्थिरता फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो किडनैपिंग करते हैं, ऐसे तत्वों को अराजक तत्व बोला। जो कानून के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे तत्वों को अराजक तत्व बोला जाता है। हाँ कोई बात नहीं, आपका जब एथिक्स होगा तो उस समय आपको विस्तार से नैतिकता के बारे में चर्चा होगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये विषय जो है वो व्यवहारिकता का विषय है। नैतिकता ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर व्यवहारिकता को दी जाती है। प्रायोरिटी यहाँ राष्ट्रहित को दिया जाता है। प्रायोरिटी यहाँ पर आप कई प्रकार के फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट में सबसे ज्यादा फंडामेंटल कौन सा राइट है, बता सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में प्रायोरिटी देनी है तो किसको देनी चाहिए? 21 को देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 19 महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी 21 को मिलनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो उम्मीद है कि उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो इस विषय की जब चर्चा चलती है, यहां पर प्रायोरिटी सुरक्षा को है, और सुरक्षा का सीधा संबंध आपके आर्टिकल 21 से ही है। किसी भी राज्य का ये सबसे पहला भार होता है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। ये बात समझ में आई? सबसे पहली ड्यूटी अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करना होता है किसी भी राज्य का।